Today's topic is magnetic effects of current. Magnetic effects of current. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज हम पहले भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा, रेस्ट में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। इन ऑल दीज थ्री कंडीशंस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. It will always produce इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? व्हेन इट इज इन मोशन. इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इन मोशन. और क्या, रेडिएशन के बारे में भी देख लो. इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. That means accelerated motion में रहेगा, then only it will produce electromagnetic radiation. चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन जब होगा तो ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. मैग्नेटिक फील्ड की क्या कंडीशन है? मोशन में होना चाहिए. इसमें देखो दोनों आ जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म. बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो भी होगा, बट वेलोसिटी अगर है, कांस्टेंट है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में देख सकते हो, अगर रेस्ट में भी है चार्ज पार्टिकल तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. मोशन में है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा. मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या है? मोशन होना चाहिए. अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा फिर. क्लियर? और अगर रेडिएशन भी नहीं आएगा रेस्ट में है तो. और रेडिएशन और कब नहीं आएगा? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो भी रेडिएशन नहीं आएगा. रेडिएशन के लिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होना ज़रूरी है. अभी थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और बताता हूँ. जैसे कि देखो, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करना होता है. मैग्नेटिक कंपास, इसमें एक आयरन की बनी हुई नीडल होती है. इट हैज़ आयरन नीडल. ये बहुत ही हल्की होती है, इसका लेंथ भी छोटा होता है. छोटी सी डिस्क होती है मैग्नेटिक कंपास. ऐसा एक डिस्क होता है, उसमें बीच में एक आयरन की नेल होती है, उसको हम फिक्स कर देते हैं. इट कैन रोटेट. ठीक है. सो इट हैज़ स्मॉल आयरन नीडल विच विल शो डिफ्लेक्शन, which will show deflection when placed in magnetic field. ठीक है. देखो, कुछ चीज़ डिटेक्ट करने के लिए हमको डिटेक्टर का यूज़ करना होता है, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का हम यूज़ करते हैं. और अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो हम डिटेल में देखेंगे. उसके इफ़ेक्ट क्या हैं वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लो कि ये डिफ्लेक्शन होता क्यों है. बिकॉज उसमें टॉर्क लगता है. लिख लो, द नीडल experiences magnetic torque
when in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में आने से उस नीडल में मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, उस वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है। तो हमें पता चल जाता है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन of magnetic field, effect of magnetic field, ये हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड है आ गया तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ों में कैसे आता है। ठीक है, ये तो दो टॉपिक्स हमें पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऐसा ही किया था कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जो ये कंडक्टर होते हैं उनका शेप पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट कंडक्टर की बात करता हूँ। स्ट्रेट कंडक्टर के अब दो एंड्स हो सकते हैं। जैसे वायर हम लेते हैं, वायर के दो एंड्स होते हैं। जैसे कि ये वायर है, ये करंट है, तो इसका एक एंड ए हो गया, दूसरा एंड बी हो गया। सो टू एंड्स होते हैं। अब ये अगर लॉन्ग वायर है, इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग वायर, तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी कि दोनों एंड्स ए और बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जैसे कि देखते हो जो पावर सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक शहर से दूसरे शहर जो वायर गया हुआ रहता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है, एक एंड हमें मालूम है लेकिन दूसरा एंड बहुत दूर है, तो उसको सेमी इनफाइनाइट कह लेंगे। इफ़ वन एंड इज़ क्लोज टू ऑब्जर्वर बट अदर एंड इज़ वेरी फार अवे, तो ऐसे वायर को हम क्या कहेंगे, सेमी इनफाइनाइट। और दोनों ही एंड्स क्लोज हैं, उसको हम फाइनाइट वायर कहेंगे। इफ बोथ एंड्स आर क्लोज टू ऑब्जर्वर then it is finite straight wire। जैसे कि सर्किट्स होते हैं, छोटे सर्किट्स होते हैं, जैसे मोबाइल के सर्किट्स हैं या टीवी के सर्किट्स हैं, उसके अंदर जो वायर्स लगे हुए हैं उनकी लेंथ छोटी है, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं वो वायर, उनको हम फाइनाइट वायर कह सकते हैं। सो और भी देखो, सर्कुलर शेप में हो सकते हैं वायर, आर्क के फॉर्म में हो सकते हैं। सर्कुलर शेप कह लो या आर्क कह लो, तो सेंटर रहेगा उनका, कुछ सेंटर में कुछ एंगल वो सबटेंड करेगी, रेडियस रहेगा उसका। पूरा सर्कल भी हो सकता है, कंप्लीट सर्कल, इसको हम रिंग कह सकते हैं, रिंग ऑफ करंट। इसमें टर्न्स भी बढ़ा दिए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न, फोर्थ टर्न, ऐसे करते करते एन टर्न्स भी हो सकते हैं। सो सर्कुलर वायर विथ एन टर्न्स, ये भी एक सोर्स हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का। सर्कुलर वायर विथ एन टर्न्स।
इसके और आगे अगर हम जाएं तो सोलेनॉइड हो जाता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सोलेनॉइड ये भी टाइटली बाउंड वायर इन सर्कुलर शेप, और उसमें एंड टर्न्स होती हैं, तो इसको हेलिक्स भी कहा जाता है या हेलिकल शेप कहते हैं, लाइक दिस। इसके जो टर्न्स हैं बहुत ही क्लोज रहते हैं, दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल सेपरेशन ऑफ टर्न्स। अभी सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, जैसे कि मोबाइल चार्जर होता है, उसमें ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल लगी होती है वो सोलेनॉइड ही होती है। हमारे फ़ैन की जो मोटर होती है उसमें सोलेनॉइड लगा रहता है। तो ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात लिख देता हूँ कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। इट हैज़ डायरेक्शन, और ये एक लूप बनाते हैं। द फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप बनाते हैं ये। ठीक है, तो अभी डिटेल में मैं फील्ड लाइंस बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। एक स्मॉल लेंथ वायर है, मान लो कि उसका DL है, DL लेंथ का वायर है। टॉपिक लिख लो, फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ वायर DL लेंथ का कोई वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, और R डिस्टेंस पर। अब वो R डिस्टेंस हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। जैसे कि देखो, ध्यान से देखना, ये है करंट I और ये वायर की लेंथ है DL इज़ द लेंथ ऑफ वायर। ये बहुत ही छोटा सा लेंथ है। इसकी डायरेक्शन देख लो, अभी ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। यहाँ से अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में R डिस्टेंस चलूँ, वहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं एक ये एंगल मान लेता हूँ थीटा। फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट है, इट इज़ अ कांस्टेंट। म्यू नॉट को बोला जाता है मैग्नेटिक परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम भी हम कह सकते हैं इसको। सो ये कांस्टेंट का वैल्यू लिख लो, 10⁻⁻7 होता है। और करंट है, फिर लेंथ है, साइन थीटा है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है। इनका यूनिट भी हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा टेस्ला। करंट के लिए होगा एम्पियर। लेंथ का तो मालूम ही है, मीटर। तो यहाँ से म्यू नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा, देख सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर।
अभी यहाँ से जो मैग्नेटिक परमीबिलिटी है, इसके लिए मैं शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। किसी पर्टिकुलर मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा सकती हैं तो उसका मैग्नेटिक परमीबिलिटी उस मटेरियल का ज़्यादा होगा। अगर किसी मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर पा रही हैं, उसको हम फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स कम है तो उसका मैग्नेटिक परमीबिलिटी कम होगा। जैसे कि एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि ये एक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से जा रही हैं। एक नया डायग्राम बना देता हूँ बिकॉज़ वो टच नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास कर रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक परमीबिलिटी हाई होगा। और एक जैसे मटेरियल है, कम कुछ फील्ड लाइन बाहर से चले गई, वहाँ से नहीं जा रही हैं, मतलब टेंडेंसी नहीं है जाने की, वहाँ से कम जा रही हैं, लेस, ज़्यादातर बाहर से चली गई हैं। इसके लिए हम कहेंगे म्यू की वैल्यू कम है। और इसमें देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को एक लॉ के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसे हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो ये फॉर्मूला को याद करना है, μ0/4 I dl sin θ/r²। देख सकते हो dl जो लेंथ है करंट कैरिंग वायर का, और थीटा हमने कैसे लिया, पॉइंट को ज्वाइन कर दो dl से, और देखो कि dl और r के बीच या r वेक्टर के बीच क्या एंगल बन रहा है, दैट इज़ थीटा, उसका हमने साइन थीटा लिया। और नीचे r² है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द dl एंड पॉइंट। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और फिर हम उसको इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट भी देखेंगे, और साथ में डायरेक्शन भी देखेंगे। देखो, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट वायर कैरिंग करंट। एक वायर है, उसके दोनों एंड्स हमें मालूम है। सबसे पहले डायग्राम देख लो कैसा रहेगा उसका, लाइक दिस। पॉइंट यहाँ पर है, ये वायर में करंट है I। पॉइंट की डिस्टेंस वायर से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे मैंने x ले लिया, और ये दोनों एंड्स को उस पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। और ध्यान से देखना, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को मैं, एक एंगल को कह रहा हूँ अल्फ़ा, दूसरा एंगल को कह दिया बीटा, और ये 90 डिग्री बन गया। ये प्रॉपरली डिफाइन हो गया है। वायर है, उसमें करंट है I, उसके दोनों एंड्स को अगर मैं पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, और पॉइंट कहाँ है, x डिस्टेंस पर है वायर से, तो जो दोनों एंड्स हैं वायर्स के, वो वहाँ से जब मैंने ज्वाइन किया पॉइंट को, तो जो दो एंगल बने अल्फ़ा और बीटा, वो डिस्क्राइब करते हैं पूरी सिचुएशन की पॉइंट कहाँ पर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ ले लेता हूँ एलिमेंट, यहाँ ले लेते हैं। चलो, dl इसका लेंथ है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, लाइक दिस, पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल हो गया है, इसे एंगल ले लेते हैं थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अब मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे, मैग्नीट्यूड B इज इक्वल टू μ0/4 I dl साइन थीटा बाय r², ये r है।
अब ये ट्रायंगल पे फोकस करो, सो एक्स बाय आर ये हो जाएगा साइन थीटा, सो आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा। डीएल का जो दूसरा एंड है उसे मैंने जब ज्वाइन किया पॉइंट पी से, तो ये जो एंगल है इसको मैंने इसको कुछ एंगल कह लो डी फाई कह लो, डी फाई। तो ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ये पॉइंट से मुझे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, देख सकते हो। ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, डी एल साइन थीटा। तो आर्क इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा, और आर्क होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, ये हो जाएगा डी फाई इंटू आर। सो डी एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू डी फाई इंटू आर, और आर है एक्स अपॉन साइन थीटा। सो डी एल को मैं लिख सकता हूँ, डी एल इज इक्वल टू डी फाई इंटू एक्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं लिमिट्स लूँगा फाई की, जो कि 90 माइनस थीटा है, इसी को मैं फाई कह देता हूँ। जब इसकी लिमिट्स आएंगी तो कहाँ से कहाँ जाएगी, लिमिट्स ऑफ फाई। सो क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस बीटा टू माइनस अल्फ़ा, ऐसा हम कर सकते हैं, प्लस बीटा टू माइनस अल्फ़ा, प्लस बीटा टू माइनस अल्फ़ा। ये लिमिट हो जाएंगी फाई की। और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ से, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो डी फाई को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी थीटा। सो आगे देखो, जैसे कि बी को हमने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल। डी एल की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, डी फाई इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डी फाई इंटू एक्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डी एल को लिखा डी फाई इंटू एक्स बाय साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एंड आर को लिख देंगे एक्स अपॉन साइन थीटा। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी फाई एक्स बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और आर को रख दो एक्स बाय साइन थीटा। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो गया। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एक्स साइन थीटा इंटू डी फाई। अब देखो, जो लिमिट लेनी है हमें वो फाई की लिमिट्स लेनी है। सो थीटा को हम फाई के टर्म्स में लिख देते हैं। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एक्स। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो था डी बी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, और लिमिट्स रख दो। देख सकते हो यहाँ से जो मैंने
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जिक्र किया था, प्लस बीटा टू माइनस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा टू प्लस बीटा, हमको मैग्नीट्यूड ही निकालना है। चलो माइनस अल्फ़ा टू प्लस बीटा हमने इसकी लिमिट्स रख दी, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एक्स, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 1 बाय एक्स साइन बीटा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फ़ा, ये आगे चल के प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट जो हमारा डेरिवेशन हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एक्स साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ध्यान रखो ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से हमने मेजर किए हैं वो भी पता होना चाहिए। जो पॉइंट P है x डिस्टेंस पर है, और जो एंड्स हैं वायर के एंड्स को अगर मैंने पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया तो अल्फ़ा और बीटा दो एंगल बनेंगे, वो यहाँ फॉर्मूले में आएंगे, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा।